बढ़ते हैं आगे। वीएस तलवार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएस तलवार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए अपना सवाल। जबलपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंशियल है सर, 2600 शेयर, एवरेज है 305। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं? पहले तो बधाई, आप अच्छे मुनाफे में हैं यहाँ पे। मैक्सिमम 1 साल तक मतलब वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लगभग 60,000 के करीब मुनाफा इनका जाता हुआ जियो फाइनेंस पे। अक्षय, समय देना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। जी बिल्कुल, समय दे सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप जियो फाइनेंशियल का गए 5 महीने में प्राइस एक्शन देखे तो एक तरफा चला है स्टॉक। मेरे हिसाब से 200 से लेके 325 327 जो करंट मार्केट प्राइस है, एक तरफा मूव रहा है। तो काफ़ी स्टॉक में उम्मीदें हैं, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, रिकवरी जो है चल के आपको ऑल टाइम हाई जो हमने मई 2024 में देखे थे, ऑल टाइम हाई करीबन 385 था। इस टारगेट की उम्मीद से या आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, तो होल्ड करके चले। फिलहाल शॉर्ट टर्म में 300 का एक सपोर्ट जोन है। शायद एक तरफा चलने के बाद स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली या शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन आपको देखने को मिले, बट थोड़ा सा आप समय दे 6 मंथ्स प्लस, तो आप ऑल टाइम हाई के आसपास टारगेट की उम्मीद जियो फाइनेंस में बना के चल सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंस में यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है, लिहाजा होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन इस वो लार्ज कैप की बजाय इन कैटेगरीज ऑफ फंड में जा रहे हैं ताकि वो तीनों सेगमेंट में बने रहें, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर अप्रोच है। संजय, आपके पास आऊँगी, क्योंकि देखिए निवेशक जो हैं आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, बहुत तरह की रणनीति वो अपनाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एसआईपी के साथ साथ लमसम भी चल रहा होता है। कई बार हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ वो स्टॉक में भी निवेश कर रहे होते हैं। और लार्ज कैप स्टॉक्स भी लोगों को पसंद है। जितना हम समझते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप आपको रखना ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न को आगे बढ़ाने के लिए, लार्ज कैप स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे में क्योंकि मैं पूरे लार्ज कैप पर ही चर्चा कर रही हूँ, पूरी कैटेगरी पर ही चर्चा कर रही हूँ, फंड के लिहाज से रणनीति तो हमने समझ ली है। अब एक्सपोजर फंड वाइज सही होना चाहिए या स्टॉक्स वाइज सही होना चाहिए? डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, वैसे कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई तुलना है नहीं। रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है कि आपको क्या खरीदना है, कौन सी कंपनी को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, कौन से फंड मैनेजर को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, ये वो वाला मसला है। बहरहाल रणनीति आपके मुताबिक सही क्या हो सकती है? कविता जी, आई थिंक डायरेक्ट इक्विटी बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, बिकॉज आपको कंपनी को समझना है, मैनेजमेंट को समझना है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि जब इन्वेस्टर अपने आप इन्वेस्ट करता है तो वो आई थिंक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को पूछ के इन्वेस्ट करता है और उसमें वो फंसता है। जब आप अपने आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप सेक्टर एलोकेशन नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो देखे हुए जिसके अंदर आप देखोगे तो उनके पास कोई ना कोई बहुत बड़ा सेक्टर जो रिटर्न को कंट्रीब्यूट करता है वो मिस हो जाता है। प्लस आप बहुत बार इमोशनली जुड़ जाते हो जब आप स्टॉक लेते हो तब, कि भैया ये स्टॉक तो आई थिंक मेरे फादर ने दिया था, या तो ये स्टॉक तो मेरे जनरेशन के लिए। तो मेरा बहुत ही क्लियर मानना है कि आपका पोर्टफोलियो किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू ही बनना चाहिए। और मैं मानता हूँ म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई व्हीकल ही नहीं है रिटेल के लिए। सो म्यूचुअल फंड इज क्लियर। मैं आपको मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरे पास कुछ चुनिंदा 2-3 स्टॉक होंगे जिसको मैं समझता हूं, जिस कंपनी के मैनेजमेंट को मैं जानता हूं, उसको छोड़ के मेरा पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर है। और मैं जब भी किसी को मिलता तो कहता हूं कि देखिए आज मैं कैपेबल हूं, लास्ट 25 साल से